हेलो बच्चों, होप आप लोग अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह चल रही है। आज से क्लास 11, 12 और जेईई मेंस एडवांस फॉर आईआईटी के लिए, इसके लिए हम लोग जो है फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए वेक्टर, थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस और थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस, इस तीनों का बहुत ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स खास करके अभी 11th में हैं और काफ़ी पढ़ाई भी हो चुकी है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग जो है मेन चीज़ है कि कंसेप्ट को बहुत अच्छा करेंगे, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी देखेंगे, जो खास करके वो प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे आपका इस एग्ज़ाम में भी, सीबीएसई एग्ज़ाम में भी, और फिर जो है जेईई का एग्ज़ाम देंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेक्टर। ठीक है, देखिए क्या है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, या जो पढ़ते हैं आप, वो दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, है ना। पहला क्या है आपका, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। है ना। देखिए खास करके ये जो है आपका फिजिक्स में, जैसे कि आपका ये वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ये जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, उनको अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये वेक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी ये दो टाइप के होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दो पार्ट में इसको बांटा गया है। ये स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, क्या क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े हुए हैं स्केलर में, जैसे कि आपका मास। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स स्केलर में क्या, जैसे मास हुआ आप जानते हैं, उसके बाद जो है वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, इसके बाद क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसके बाद स्पीड हो गया, है ना, ये सब हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, है ना। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर, ये सब। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और जो है क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपका वेलोसिटी, उसके बाद क्या हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब जो है ना आपका एटसेट्रा, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी जो है, इसका एग्जांपल हमने देखा क्या क्या है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर, एटसेट्रा। और वेक्टर में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा, ये सब है। तो आप सोचते होंगे इन दोनों में कैसे हम समझेंगे कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो हैं इसमें क्या क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड, और क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर क्वांटिटीज में, और स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है ना। तो हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में हम बांट देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? जैसे कि आपका मास है 5 kg शुगर, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। 5 kg शुगर आप खरीदे हैं, शुगर खरीदे हैं, या मान लीजिए कि वॉल्यूम है किसी का 2 क्यूबिक मीटर, तो इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बोलेंगे और आप समझ जाते हैं। लेकिन जैसे कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में अगर हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, तो सवाल उठता है कि 5 मीटर पर सेकेंड तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका? किधर है? इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, साउथ में है, या नॉर्थ ईस्ट में, किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है इसमें, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए में ये दोनों होते हैं, जबकि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। अब दूसरी बात है, इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, 5 4 3 2 1। फिजिक्स को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो यू विल रियली इंजॉय, क्योंकि फिजिक्स तो हर पल लाइफ में है ना, हर पल लाइफ में है। बस आप गौर करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो अभी जो है हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं और इसको पूरे ध्यान से समझना है। अब देखिए, यहाँ जब हम लोग आ गए तो वेक्टर जो है, वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, है ना। सबसे पहले ये जरूरी है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको देखते ही पता चल जाएगा। हाँ, तो एकदम सिंपल है। क्या है? ए वेक्टर इज represented by a directed line segment, है ना। A vector is represented by a directed line segment। ये क्या हुआ भाई? देखिए क्या हुआ, ये हुआ, ये देखिए, ये देखिए आप गौर से, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्टेड है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ना। और ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर। और ये क्या है? डायरेक्टेड है फ्रॉम ए टू बी। ये जो लेंथ है ए बी, लेंथ ए बी, ये क्या करता है? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये लेंथ ए बी जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक,
है ना, ये जो लेंथ है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर इसका। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है ना, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो जितना भी वेक्टर होगा आपका, तो क्या करेंगे, उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट। देखिए ए को क्या बोलते, ये क्या है, ये है आपका इनिशियल पॉइंट। और इसको आप जो है ना टेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बी क्या है, बी है आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। और इसको क्या बोल सकते हैं, हेड। देखिए ना बना हुआ है ना, ये वाला बोलते हैं हेड भी बोलते हैं इसको, तो दोनों चीज बोल सकता है। यह है इनिशियल पॉइंट या टेल है, वेक्टर का टेल क्या है, कहाँ पर है, ए पर, और इसका हेड कहाँ पर है, बी पर है, या टर्मिनेटिंग पॉइंट है यहाँ बी तक है। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो इस तरह से आप जो है ना, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ए बी क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। उसके बाद लेंथ जो इसका होता है इस लाइन सेगमेंट का, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है वेक्टर इसका क्वांटिटी का। और ये जो है आपका, ये जो बना हुआ है ग्रेटर देन वाला सिंबल यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, ये देता है डायरेक्शन। हाँ, इससे पता चलता है कि इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से ए से बी की ओर जा रहा है, ये बताता है। और ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। ए को टेल भी बोलते हैं वेक्टर का, और बी को हेड भी बोलते हैं वेक्टर का। यहाँ तक क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अब इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, चलिए 5 4 3 2 1 छोटा सा देखेंगे कि ये वेक्टर जो हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो आपको स्टेटमेंट देंगे होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे, है ना। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी कितना, 40 डिग्री, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसमें है ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम सिंपल, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए आप जो है, आप ये ले लीजिए, ये हम लोग जो है यहाँ ओ मान लीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट।
ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। ओके, तो पहला क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है 50 किलोमीटर और डायरेक्शन किधर है, साउथ ईस्ट, है ना, मैग्नीट्यूड है साउथ ईस्ट। तो क्या करेंगे, इसमें एंगल वगैरह नहीं दिया, देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर तो मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है ना, इसको ऐसे करेंगे, ये कितना है 50 किलोमीटर और साउथ ईस्ट है। देखिए साउथ ईस्ट है ना, इधर ईस्ट साउथ है, तो आपका ये हो गया। इस एंगल को, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। साउथ ईस्ट है तो क्या लिखिए, बीचों बीच लीजिए। और दूसरा कहता है ए डिस्प्लेसमेंट, फिर देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 60 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शन क्या है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो इसको क्या करेंगे, इस तरफ लेंगे हम, है ना। दूसरा वाला सब क्वेश्चन जो है कैसे बनाएंगे, इस तरफ बना खींचेंगे। क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ इस बीच में आएगा ये वेक्टर। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, ये जो है वेक्टर खींच लेते हैं। देखिए एक इससे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए, क्या देखिए 50 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 50, लेंथ कितना है 50, और ये क्या है आपका 60 किलोमीटर। और एंगल डायरेक्शन किससे मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा 40 डिग्री, है ना। तो ये क्या करें, इस एंगल कितना होगा 40 डिग्री, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 40 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 40 डिग्री ईस्ट, ये आपका हो गया। देखिए आसान है ना, आसान है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हुआ आपको किस, जैसे ये वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करने का होगा। वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, अभी इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीका है आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, है ना। क्वेश्चन इसका क्या होगा, रिप्रेजेंट, हाँ, शो द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली, है ना। हम दिखा दिए, पहला है ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट और दूसरा क्या है ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों को दिखा दें। ये नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, नॉर्थ से इतना 40 डिग्री ईस्ट, है ना। गुड, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। 5 4 3 2 1। ओके, इसको डिलीट करूं, ये लीजिए, खूब ध्यान से सुनिएगा और बाद में प्रैक्टिस भी करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, इक्वल वेक्टर, अब सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। इससे क्या होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी, इसलिए पहले वो देखते हैं, है ना, उसके बाद और बनाएंगे। तो पहला क्या है, सो देखिए इक्वल वेक्टर्स। पहला क्या है, जैसे कि है इक्वल वेक्टर्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ
वेक्टर्स ये पढ़ रहे हैं। नंबर 1 देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स है ना, इक्वल कब होगा वेक्टर? अब देखिए वेक्टर बेचारा अकेला नहीं है, इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी अकेला नहीं है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इक्वल तो तभी होगा जबकि मैग्नीट्यूड भी बराबर इक्वल होगा। 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है और देखना है ये दोनों वेक्टर इक्वल है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर्स हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, 2 वेक्टर्स आर इक्वल। 2 वेक्टर्स आर इक्वल। 2 वेक्टर्स कौन सा, सपोज करिए, हाँ अभी तो देखिए ए वेक्टर ये हो गया एंड बी वेक्टर मान लीजिए ये है। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक ना। इफ इक्वल, इफ क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ये तो एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, डायरेक्शंस आर इक्वल, तभी तो होगा, है कि नहीं। इक्वल मतलब इक्वल होना चाहिए, और इसके साथ क्या है, वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा दोनों वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड जो है ये वेक्टर का, एक चीज जान लीजिए, ये एक वेक्टर है। इफ अगर ये वेक्टर है आपका ए, तो इसका मॉडुलस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो है ना ये क्या होता है इसको भी समझाएंगे, अभी आप ये नोट करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको क्या बोलते हैं, ऐसा मॉडुलस ऑफ ए इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो लाइन जो खींचे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस किसका, वेक्टर ए का। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि हम लोग अभी जस्ट एक एग्जाम्पल में देखे हैं, मैग्नीट्यूड में क्या देखे हम लोग, देखिए क्या कि ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट, है ना। तो वो जो 50 किलोमीटर था वो क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक वेक्टर निकालेंगे अभी हम लोग, तो हमेशा जो है मॉडुलस लगाएंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए, और दूसरा क्या है, दे डायरेक्शंस आर इक्वल, दैट इज दे हैव सेम डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप देख लीजिए जितना, जैसे कि ये है ए बी और ये मान लीजिए है सी डी, 2 वेक्टर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वही देता है मैग्नीट्यूड। ए बी लेंथ और सी डी लेंथ दोनों इक्वल होगा, यानी यही लेंथ जो है किससे मिलता है, मॉडुलस ए से इक्वल टू, और ये सी डी लेंथ किससे मिलेगा, मॉडुलस बी से, है ना, ये मिलता है। तो ये दोनों इक्वल होगा। और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर बी का भी मॉडुलस, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन सेम, देखिए ये भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तब इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल हुआ, है ना। देखिए अब एक इतना बड़ा लीजिएगा, एक इतना बड़ा लीजिएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा है, तो दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो इक्वल वेक्टर हमको लगता है आप समझ गए हैं, है ना।
ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर्स हो गया है 5 4 3 2 1। क्या क्या हमने देखा इसमें? टू वेक्टर्स सपोज करिए वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड मीन्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तब जो है पहला कंडीशन ये है, अगर और दूसरा क्या है, डायरेक्शंस आर इक्वल या दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम डायरेक्शन। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं एकदम ये वाला जो है ना, इसका मॉडुलस यानी ये हो गया, वेक्टर बी का मॉडुलस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी जा रहा है मोटा मोटी समझिए, दोनों पैरेलल टाइप का होना चाहिए, है ना, तभी तो डायरेक्शन सेम होगा। अब देखिए ये क्लियर है आपका। अब ये बताइए कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो वेक्टर इक्वल नहीं है। डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा वेक्टर। क्लियर? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये वाला हो गया। ये सब हमको काम आएगा आगे फिजिक्स समझने में, है ना। और दूसरी बात है न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, इसलिए ध्यान देना है। इक्वल वेक्टर हम लोग कर लिए। दूसरा है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। दूसरा क्या है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है ना। देखिए बहुत मजेदार है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है ना। देखिए ए वेक्टर, कोई वेक्टर है विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, a vector which has the same magnitude as the given vector but opposite direction, है ना। a vector which has the same magnitude as the given vector but opposite direction is called negative of a vector, is known as negative of a vector, है ना, निगेटिव। अब देखिए समझिए इसको। देखिए सपोज करिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है आपका ए, ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ये ओ से ए की तरफ है डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए एक ऐसा वेक्टर लीजिए जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, तो ये किधर होगा बोलिए। ये जो है ना, इससे इधर साइड लीजिएगा, देखिए इधर साइड लीजिएगा, सेम मैग्नीट्यूड जितना ए है उतना ही लीजिएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, माइनस ए इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। देखिए माइनस ए इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, माइनस ए इज द निगेटिव। ये वेक्टर दिया हुआ है इधर, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लें जिसका कि मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना ए का है, तो ए वेक्टर लिख दिया, उसमें माइनस लगा दिए यहाँ पर। यही बोलते हैं माइनस ए इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? पता है आपको, क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ए वेक्टर विथ निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, a vector which has the same magnitude as the given vector A but
अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर है। ओके, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, चलो इसमें एक एग्जाम्पल मन है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल? ये क्लियर है आपका? मान लीजिए कि कि आपके पास जो है वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो निगेटिव इसका क्या होगा? क्या होगा? इसमें माइनस लगा दीजिए। 2i प्लस 3j प्लस 4k है ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2i। सपोज करिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस डाल दीजिए। 2i कैप प्लस 3j कैप, और सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, और ये हो गया प्लस 4k कैप। आप समझिएगा, अभी सिर्फ आप इसको देख लीजिए कि जो भी वेक्टर आपको, ये सब आपको अभी समझाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब आप समझ लीजिएगा। सिर्फ आप ये देख लीजिए, इतना तो आप चूँकि पढ़े ही हुए हैं ऑलरेडी, तो ये तो आप समझते होंगे। ए वेक्टर इतना दिया है, तो निगेटिव ऑफ ए, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? निगेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, बस माइनस लगा दीजिए इसमें, या जहाँ है माइनस लगा दीजिए। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये आपका हो गया, है ना। इस तरह से निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको ये हम दिखाए। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं वेक्टर। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आपका नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, तीसरा है ना, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा? ए वेक्टर whose magnitude is 0, a vector of magnitude 0, a vector of magnitude 0, ये एक वेक्टर है, लेकिन इसका क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। और इसका डायरेक्शन क्या है? याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज आर्बिट्रेरी, ये ध्यान रखिए। इसका डायरेक्शन कुछ भी, किधर भी, कहीं कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसका कंसेप्ट क्या है? मैग्नीट्यूड 0 है, जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन इसको डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्रेरी है ना, ये ध्यान रखिए। अब जो है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। देखिए, नल वेक्टर के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये वेक्टर है,
whose magnitude is 0 and direction is arbitrary. तो जीरो वेक्टर, चूंकि मैग्नीट्यूड जीरो था इसलिए उसका नाम हो गया जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब है आपका फोर्थ जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपका यूनिट वेक्टर। आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ठीक ना। और डायरेक्शन तो देखेंगे क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीट्यूड इज, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, और यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको, यूनिटी। अब देखिए, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सो देखिए। ए यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, समझ के ये ए ले लीजिए। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर अलग है ना। तो कहता है इस वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर है ना, इज डिनोटेड बाय ए कैप। क्या किससे डिनोट करते हैं, ए कैप। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए कैप। ओके, अगर वेक्टर ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा है तो क्या बोलेंगे, बी कैप, कैप CAP कैप, लेकिन नहीं, बी कैप, ए कैप। यूनिट वेक्टर को हमेशा जो है ऊपर में एक सिंबल देते हैं, उसको बोलते हैं कैप। इससे हम लोग जो है डिनोट करते हैं, ए कैप, ठीक है। अब चलिए और देखिए, यूनिट वेक्टर में आपने क्या देखा, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो ये जो जैसे ये वेक्टर है ए, ये क्या है वेक्टर ए, देखिए ये है वेक्टर ए, इसमें एरो डालते हैं है ना, जबकि यूनिट वेक्टर में कैप डालते हैं। दोनों में यही देखिए, जहाँ भी कैप रहेगा समझ लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर है, एरो है तो ठीक है वेक्टर है। अब देखिए ये जो है आपका वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये क्या होगा 1, ये ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी मॉडुलस ए वेक्टर कितना है 1 है, ये ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इज डिफाइन, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। देखिए ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये क्या हो गया फॉर्मूला। कोई भी वेक्टर है, मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ध्यान से देखिए, क्या देखा आपने, यूनिट, ये आपका ये जो है ए कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो एक वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो वेक्टर जो है उसको लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इफ यू डू दिस यू गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, ध्यान दीजिए।
इसको खूब गौर से इसको लाइन को समझिए। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय इतना, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी इसका मैग्नीट्यूड होता है इतना, और अगर इसका फॉर्मूला क्या हो यूनिट वेक्टर निकालने का, एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना है इस डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बस आपको मिल जाएगा। देखिए ये आप फॉर्मूला जो है नोट कर लीजिए, है ना, देखिए ठीक क्लियर है, ओके। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको नोट करिए। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय वेक्टर डिनोटेड बाय ए कैप, है ना, एंड ए कैप इक्वल टू द वेक्टर, द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी मॉडुलस ऑफ ए। जो कुछ भी मिलेगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए इसको हम डिलीट करते हैं, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। अभी कुछ एग्जाम्पल आप, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं इसको पहले से तो कुछ एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत नहीं होगा, है ना, और अगर पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल क्लियर होते चलेगा, है ना। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू एक वेक्टर दिया हुआ है ए, है ना, इसका कितना है वैल्यू, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। देखिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है ए, आपको निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट, क्या पढ़ा है, ए कैप, ये क्या हो गया, ए कैप हो गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ओके। ये इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ, ये जो वेक्टर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा। अगर हमको ये और ये मालूम हो जाए तो हम निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये तो मालूम है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये वाला, है ना, ये आपको दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, अब ये निकालना है मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ए दिस इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर है ना आपका, है ना, इसमें देखिए i के साथ कितना है 2, j के साथ है -1, k के साथ कितना है ये, है ना। क्या कर, अंडर रूट इसका फॉर्मूला होता है, बताते हैं आपको। देखिए फॉर्मूला कर दो, बस हो जाएगा। फॉर्मूला है इफ ए जो है इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई, या ए इक्वल टू मान लीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अगर एक वेक्टर ए है और ये दिया हुआ है इतना है, देन मॉडुलस ऑफ ए जो होगा ये कितना होगा जानते हैं, A1 स्क्वायर प्लस बी प्लस A2 स्क्वायर प्लस
A3 स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला मॉडुलस निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का। क्लियर है आपको? देखिए, अगर कोई वेक्टर है A इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, देन मॉडुलस ऑफ A, ये जो A का मॉडुलस क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लें, जो भी आएगा वो हो जाएगा इतना। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ये कितना होगा। देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ J के साथ है, J कैप के साथ क्या है -1 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है 2 स्क्वायर, इतना लिख देंगे। और देखिए ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 4, ये कितना हो गया 4 + 4 8 + 1 9, √9 = 3। मतलब मॉडुलस A का वैल्यू कितना आ गया, मॉडुलस A का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखिए ये जो हम निकालेंगे तो प्रॉब्लम अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बिल्कुल ठीक आपने कहा, दिस विल बी इक्वल टू 2I कैप। ओहो, पहले यहाँ तो डाले तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, यहाँ 3 डाल दीजिए, इसके जगह पर 3 हो गया है ना, यही हो गया। अब आपको जैसे भी लिखना है, इसको अगर लिखना है क्या लिखेंगे 2/3 I कैप माइनस 1/3 J कैप प्लस 2/3 K कैप, यही हो गया। निकाल लिए ना हम लोग, निकाल लिए, क्या निकाले हम लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A। वेक्टर A दिया हुआ है वो लिख दिए, मॉडुलस A कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया और इसी को यहाँ अप्लाई किया। कितना आ गया ये 3, तो 3 को डाल दिए इसमें नीचे, है ना, उसके बाद सबको अलग अलग कर दिए तो आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। समझे इसको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, वो हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है वो देखते हैं। ये 5 है कि 6 है पता नहीं। देखिए जैसा कि आपका पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर जिसको कि सेम डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं है दैट डज नॉट मैटर, है ना, पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो है एक ही होना चाहिए, एक तरफ। तो क्या है वेक्टर्स, क्या लिखेंगे, वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। वेरी गुड, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एकदम सिंपल है। अब देखिए एग्जाम्पल्स में, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर ये दिया हुआ है। ये मान लीजिए वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, हाँ। अब ये मान लीजिए इतना बड़ा है, वेक्टर C है ना। देखिए जो भी है एक किधर से किधर जा रहा है, ये मान लीजिए A से B, AB है, ये CD है, ये आपका EF है ना। सबको देख रहे हैं आप, जो है डायरेक्शन सबका क्या है
मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, हम लोग डायरेक्शन में यहाँ मोर कंसर्न है ना, तो क्या है, सबका डायरेक्शन जो है अलग अलग है। समझे इसको, पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट करिए। एक चीज और, यहां पर जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0। अभी वर्क हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उसको क्या बोल डिफाइन करते हैं, उसको वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन डायरेक्शन एक होना चाहिए। और एनी टू वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर। अब इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग पढ़ लेंगे यहां पर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एंटी पैरेलल का, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि एक वेक्टर मान लीजिए इधर है ना, मान लीजिए P वेक्टर है, और एक वेक्टर मान लीजिए इधर है ना, इधर है, ये मान लीजिए Q वेक्टर है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये वेक्टर जा रहा है इधर, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल के जस्ट अपोजिट। तो आप देखिए, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। ये जब P जा रहा है इधर, तो हम क्या बोलेंगे, P एंड Q आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और यहां पर क्या बोलेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, क्या बोलेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर पैरेलल वेक्टर्स, बोलेंगे कि नहीं। यहां पर देखिए, और यहां क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे P एंड Q आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है ना। देखिए कंसेप्ट क्लियर। और पैरेलल वेक्टर के केस में देखिए सबका एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, जबकि इसमें क्या होगा 180, तब तो अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए डायरेक्शन क्या है, इसमें क्या है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, पैरेलल में। इसमें क्या है, एक इधर दूसरा इधर, मतलब है ना, एक इधर एक इधर, इसलिए एंटी पैरेलल हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। देखिए, प्लेन का आइडिया होना बहुत जरूरी है ना। पहले आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बताता हूं। प्लेन जो होता है ना, उसका ये हो गया ना 5 4 3 2 1। ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स अभी हम लोग देखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, देखिए खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका कंसेप्ट आपको जब 3 डायमेंशनल इसमें आएंगे ना एनालिसिस में, तब आपको जो है, तब 3 डायमेंशनल में जब आप समझाएंगे तब आपको क्लियर आएगा। खास करके जब प्रोडक्ट वगैरह इसका निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, देखिए ये जो बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह का प्लेन है ना, प्लेन है।
और देखिए कि अगर हम इसको ठीक यहाँ रखते हैं नीचे, तो ये प्लेन अलग है, ये इस प्लेन पर ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर कर देंगे तो ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है, कुछ अलग है। प्लेन जैसे कि एक दीवार का कॉर्नर आप देखिए, कोई भी घर में जो एक कॉर्नर है, तो देखिए नीचे वाला जिस पर आप वॉक करते हैं वो एक अलग प्लेन हुआ, जो दीवार है उसका अलग प्लेन हुआ, वो वाला दीवार है, ये वाला दीवार का अलग प्लेन हुआ, सामने वाला दीवार का अलग प्लेन हुआ, प्लेन अलग अलग है। यहाँ कह रहे हैं क्या, कोप्लेनर वेक्टर। देखिए ये जो प्लेन है आस में, सपोज करिए यहाँ पर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो है सपोज करिए ये है, ये दोनों जो है, ये जो बोर्ड है राइटिंग बोर्ड, इसके प्लेन में ये वेक्टर है ना, इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन अब देखिए कि अगर तीसरा वेक्टर है, सपोज करिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर, तीसरा वेक्टर हम ध्यान से देखिएगा। अब बताइए कि ये वेक्टर जो है, अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो ये राइटिंग बोर्ड के प्लेन में है क्या, नहीं है, नहीं ना है। और वेक्टर हम लोग ले सकते हैं जो कि सपोज करिए एक ये हो गया, ये अलग प्लेन हो गया, ऐसा अगर खींचेंगे तो ये दोनों है एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में है। और एक ऐसा भी ले सकते हैं कुछ है ना, पीछे एक साइड में, मतलब जो है दो, या कहने का मतलब है कि दो वेक्टर जो है हमेशा एक प्लेन में ही रहते हैं, समझे। दो प्लेन जो है वेक्टर, वो तो क्या होता है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर लिखेंगे। ये दो वेक्टर है ना आपका, सपोज करिए ए है, ये है बी है, तो बोर्ड में ले लीजिए, कहीं भी लीजिएगा आपको, तो ये एक प्लेन में ही होगा। कहेंगे हम टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होता है, कोप्लेनर है ना, दोनों एक ही प्लेन को शेयर करते हैं, दे शेयर द सेम प्लेन। यहाँ तो लिखेंगे टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं, मतलब एक ही प्लेन को शेयर करते हैं दोनों। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पहला चीज ये हो गया, लेकिन दो से अगर ज़्यादा वेक्टर रहेंगे तब क्या होगा, दो से ज़्यादा वेक्टर रहेंगे तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, ये अगर इसी प्लेन में एक और वेक्टर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, सब इसी प्लेन में है, राइटिंग बोर्ड का जो प्लेन है उसी में है। लेकिन जहाँ इससे थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिए, इस साइड चाहे बैक साइड थोड़ा सा, तब प्लेन बदल गया, है ना, थोड़ा सा भी, है ना। अगर ऊपर ये इधर है थोड़ा, देखिए ये वेक्टर अगर इसी में रख दिए तो ये हो गया कोप्लेनर हो गया। थ्री वेक्टर्स हैं लेकिन क्या है, कोप्लेनर है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर कर दिए तो इस प्लेन में ये वेक्टर नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, टू और मोर वेक्टर्स, टू और क्या है, नहीं सॉरी, टू नहीं लिखेंगे, थ्री है ना, थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, ये मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, यही चीज आपको ध्यान रखना है। दो वेक्टर्स अगर हैं तो वो हमेशा रहेंगे कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन को शेयर करेंगे। लेकिन थ्री और मोर वेक्टर्स मे बी कोप्लेनर, मे नॉट बी कोप्लेनर, है ना, राइट। हमको लगता है कि हम लोग इसको समझ गए हैं, है ना। और एक चीज है, ये क्लियर हो गया आपको, ओके वेरी गुड। चलिए इसको नोट करिए। मेन चीज ये है, आप बैठ के सोचिए भी, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कहीं पर फर्श में दो वेक्टर लगा के देखिए, है ना, या दीवार में लगा के देखिए, सीलिंग में देखिए, तो ये भी है आपका, तो आप देखिएगा
कॉपी में जिसमें आप लिखते हैं 1 वेक्टर खींचिए, 2 वेक्टर खींचिए, 10 वेक्टर खींचिए, अगर कॉपी के प्लेन में खींचे हैं तो सब कोप्लेनर है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप एंगल दे दिए एक वेक्टर को तो वो कोप्लेनर नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उसका प्लेन बदल गया। ओके, तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना जो है ये तो आप समझ गए होंगे। अब जो है एक चीज़ और जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, ठीक है। ये सब तो आप समझ ही गए हैं, है ना। देखिए एक चीज़ और आप जो है जानना जरूरी है, वो है आपका पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। सपोज करिए पैरेलल शिफ्टिंग मतलब वेक्टर को जो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, वेक्टर को शिफ्ट, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन वेक्टर को उठा करके, जैसे कि आप देखिए एक वेक्टर आपका ये है ना, सपोज करिए ये है वेक्टर बी और एक वेक्टर आपका यहाँ है ए। देखिए तो ये वेक्टर जो है ए यहाँ पर है, ये वेक्टर यहाँ है। अगर हम इसका पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, एकदम ठीक इसको उठा करके हम यहाँ डाल देते हैं। कहाँ डाल दे रहे हैं? यहाँ डाल दे रहे हैं। देखिए इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ डाल, तो इसको क्या बोलते हैं? बोलिए, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? देखिए एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तो हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या तो क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को उठा करके ठीक हूबहू यहाँ रख देंगे इसको। देखिए इसका डायरेक्शन सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है सेम है, ठीक ना। इसके बाद हम ढेर सारा काम करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसका कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या कर दिए, देखिए इसमें क्या किए, एक वेक्टर ये हेड है, ये टेल है, इसका हेड है। तो शिफ्टिंग जब किए तो क्या कर दिए, इसके टेल को इसके हेड से मिला दिए, बढ़ा दिए। चलेगा? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है देखेंगे, ठीक है। अब जो कंसेप्ट हुआ आपका, है ना, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जब हम आएंगे तो इसको ये भी बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, है ना, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको करने का 3 तरीका है ना। कौन कौन सा तरीका है वो देखते हैं। पहला जैसे कि हम लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला क्या लेते से ट्रायंगल
लॉ ऑफ एडिशन, है ना। एक हो गया ये। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी लिखेंगे ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके। और तीसरा है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए ये आपका जो है तीनों हम लोग देखेंगे। तीनों हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है देखिए, तो पहला जो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कैसे करेंगे, इसमें क्या है कंसेप्ट जो लिखेंगे उस पर ध्यान देना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होता है लिखेंगे। इफ टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर नहीं, इफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल है ना, इफ टू वेक्टर्स आर represented by two consecutive sides of a triangle, sides of a triangle, ठीक है ना, then their sum is represented by taken in order, ये भी आप डाल दीजिए यहां पर। taken in order, then their sum is represented by third side of triangle, third side of triangle, but in opposite direction, but in opposite direction, but in opposite direction, clear, but in opposite direction, बस इसको ध्यान से समझ लीजिए हो जाएगा। if two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle taken in order, है ना, यहाँ जो चीज समझने वाला है वहां पर फोकस कर ध्यान देना है। consecutive sides, two consecutive sides taken in order, then their sum किसका, sum of vectors represented by third side but in opposite directions, या opposite direction या opposite order, जो भी बोलिए। ओके, अब इस चीज को हम देखेंगे फिगर बना करके। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, गुड। फाइव, 4, 3, 2, 1, ठीक है।
अब इसी को फिगर में बना करके देखेंगे तो क्या होगा। सो देखिए एक वेक्टर जो है आपका, सपोज करिए ए और बी, इसमें वेक्टर कौन सा है ए, दूसरा वेक्टर कौन सा है बी, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बी, बस ये हो गया वेक्टर बी। तो क्या कहता है, देखिए एक साइड ये हो गया ट्रायंगल का, दूसरा साइड ये हो गया, और कंजिक्यूटिव साइड्स, ये साइड के बाद ये साइड हुआ, ठीक है। और क्या है, टेकन इन ऑर्डर, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक गया, और ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, टेकन इन ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। तो देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इसका यही हुआ। लेकिन ये डायरेक्शन जो है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं आना है, किसमें है, देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन किसका होगा, इसका वाला डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। यही चीज है इसमें, है ना, यही चीज है इसमें। तो क्या हो गया यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चलिए ये वेक्टर ए है, तो सम को लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हुआ आपका क्लियर। एक वेक्टर ए है, इसको ए बी साइड से रिप्रेजेंट किए, उसके बाद कंजिक्यूटिव साइड्स है, ये जो है आपका ये सी ले लीजिए, ए बी सी, है ना, दूसरा हो गया बी सी से रिप्रेजेंट किए। तो इन दोनों का जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना, उसका क्या होगा, वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है इस दोनों के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। मतलब ये इधर, यहाँ से इधर एक ऑर्डर में चल रहा है ना, एक ऑर्डर में चल रहा है, तो ये ऑर्डर को ब्रेक करेगा, ये इधर से इधर लेगा रिजल्टेंट। तो इसको अब क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, आर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को अगर आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। अगर आर जीरो भी होगा तो क्या है, जीरो वेक्टर, क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा, है ना। टू वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वेक्टर ही आपको मिलेगा। समझे इसको, बहुत अच्छा। अब देखिए, अगर आप ये ऑर्डर ले लेते तो क्या होता, है ना, इतना जान लीजिए। अगर आप इसको इधर से इधर ले लेंगे तब क्या होगा, देखा जाए। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब फिर देखते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1, मेन चीज यही है। लेकिन अगर ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं लेंगे तब क्या होगा, वो हम देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं। ओके, देखिए, अब सपोज करिए कि हमारे पास, जैसे कि ये है आपका, ये है, मान लीजिए कि ए बी वेक्टर है ना, और दूसरा है बी सी, और तीसरा को क्या, चलिए सी ए, ये क्या है, टेकन इन ऑर्डर, सबको जो है हम ऑर्डर में ले लिए। ए से बी गए, बी से सी गए, और सी से ए आ गए, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, ये एकदम मिला दिए पूरा, है ना। तब इस केस में क्या होगा, सो देखिए,
तो ये सपोज करिए ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर क्या है सी। तो सी इक्वल टू कितना होगा ए प्लस बी। देखिए अब देखिए यहां पर क्या होगा, अभी जो है ए प्लस बी हो गया ये, और ये इक्वल कितना के हो गया ए सी के हाँ ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे देखिए सी इक्वल टू कितना होगा, सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, चलिए हाँ ठीक है, सी इक्वल टू इतना हो गया। अगर हम देखिए यहाँ क्या है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ओके ठीक है, वेक्टर ए सी। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी ए। देखिए ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको माइनस इसका निगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस सी ए अगर हम लेते, ठीक है ना, तब क्या इतना होता। और इसको इधर ले आइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पूरा ऑर्डर में लिए हैं तो क्या मिलता है हमको, जीरो। क्या मिलता है, जीरो। ये आपको क्लियर है ना, ये आपको क्लियर है कि ना, एसी और ये क्लियर होगा। देखिए एसी का निगेटिव क्या होगा, माइनस एसी वेक्टर, और इसमें अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ए वेक्टर होगा। डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो यही जो है आपका, तो हम लोग क्या किए हैं, एसी वेक्टर के जगह पर क्या लिख दिए हैं, माइनस सी ए वेक्टर। यहाँ अगर हम ऐसा लेते हैं, इसी डायरेक्शन में अगर चलते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, नोट करिएगा इसको, इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, आर taken in order, it leads to zero resultant. It leads to zero resultant as the initial and terminal points, as the initial and terminal points coincide। देखिए ये coincide कर जाता है, तब क्या होगा, अब तो है ना, देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका ये है इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये वेक्टर बी जो है इसका इनिशियल, ये टर्मिनल, और वेक्टर ए सी का इनिशियल ये है, और इसी को अगर हम सी ए में लेते हैं, एक ही ऑर्डर में ले लेते हैं, तो तीनों वेक्टर का सम जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है, जीरो आता है। इसलिए हम नहीं लेते हैं, ठीक ना, ये जो है ऐसे लेते हैं, और इसका रिजल्टेंट हमेशा इस डायरेक्शन से मिलता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको नोट करिए।
ये क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम लिखेंगे इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर represented by the sides of polygon, by sides of a polygon taken in order, है ना? Then the resultant of vectors, then resultant of vectors is represented by the closing side, is represented by the closing side of the polygon, but in opposite order, अपोजिट और रिवर्स ऑर्डर, है ना? देखिए, बट इन अपोजिट ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, दो से ज़्यादा वेक्टर जब रहेंगे, दो से ज़्यादा वेक्टर अगर रहेंगे, दो वेक्टर रहेगा तो आप ट्रायंगल के कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करिए और वेक्टर एडिशन का अंजाम दे दीजिए। लेकिन दो से ज़्यादा अगर वेक्टर रहेंगे तब उस केस में क्या करेंगे? ये लगाएंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है? साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, अभी दिखाएंगे फिगर बना करके। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ से मिलेगा? क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट होगा। कैसे? इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको समझाते हैं। ठीक है? 5 4 3 2 ओके। देखिए, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, है ना? जैसे कि सपोज करिए एक वेक्टर है ये ओ ए, दूसरा वेक्टर है आपका ए से बी, तीसरा वेक्टर है बी से सी, चौथा वेक्टर है सी से डी, पांचवा वेक्टर है आपका ये यहाँ से ई कर दीजिए, छठा वेक्टर कर दीजिए आपका ये है एफ है ना? तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इतना वेक्टर आपको दिया हुआ है और इसका निकालना है रिजल्टेंट। ठीक है?
तो क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा, क्या क्या कह, अभी जो हम लोग डिफिनेशन क्या है इसका, ये जो वेक्टर होगा ये क्लोजिंग साइड हो गया इसका पॉलीगन का। और देखिए ये इसका ऑर्डर क्या है, ये इसका ये ऑर्डर में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ओ एफ वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। देखिए इतना वेक्टर जो है आपका, इस सब का जो रिजल्टेंट होगा सबको प्लस करिए और ये करिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें यही होता है। ऐसे भी अगर आप देखिएगा गौर से, देखिए अगर दो ही रहता, ये रहता और ये रहता, तो इसका रिजल्टेंट इससे मिलता क्यों नहीं, बोलिए। अगर मान लीजिए सिर्फ दो वेक्टर रहता हमारे पास, ओ ए और ये, तो इसका रिजल्टेंट मिलता ओ बी से इस डायरेक्शन में, नहीं मिलता कि नहीं। तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो वेक्टर ओ बी जो है वो होगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। ये ना है आपका ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ है कि नहीं, बताइए। अब देखिए ये वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, सपोज करिए ये हो गया आपका ये वेक्टर ओ सी, तो ओ सी वेक्टर कितना होगा, ओ सी वेक्टर जो होगा आपका ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, यानी ओ बी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ओ बी जो कितना है, ओ ए प्लस ए बी, इसको हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इसके जगह पर, अब प्लस ये हो गया बी सी वेक्टर। देखिए हुआ। फिर देखिए अब इसको इससे मिला दीजिए, ये वाला देखिए, तो ओ डी वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर प्लस ये होगा। तो ओ डी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ओ सी कितना है आपका, ये निकाले हैं ना, इसको लिख दीजिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये वाला सी डी वेक्टर। देखिए सी डी वेक्टर ये हुआ, क्लियर है। अब देखिए इसको मिलाइए ना इससे, अब क्या होगा, अब ये जो वेक्टर होगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ओ डी प्लस ई डी। तो ओ ई वेक्टर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ओ ई नहीं ओ डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, डी ई वेक्टर। ओ डी कितना निकाले हैं, पहले निकाले हैं ना, ये निकाले हैं ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर कौन सा, डी ई प्लस डी ई। और देखिए अब देखिए, अब इसको मिला ही दिए हैं, है ना। अब इसका और इसका क्या होगा, ये होगा, तो क्या होगा, ओ एफ इक्वल टू, है ना, ओ एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ ई प्लस ई एफ, ओ ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। और इसको अगर ओ ई का वैल्यू ये है, क्या है, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, और लास्ट वाला ये ई एफ वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। देखिए अरे यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकाले वेक्टर ओ एफ इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी सी करके, वही वाला रिजल्ट मिला नहीं यहाँ पर ओ एफ में। देखिए ठीक है ना, गुड, बहुत अच्छा। इसको आप नोट करिए।
इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बॉटम लाइन आ रहा है ना आप लोगों के पास? हाँ, बॉटम लाइन भी आना चाहिए क्लियर कट, तब जो है ठीक रहता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट नोट करिए, अपने से करिएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब जो है हम लोग तीसरा वाला एडिशन जो है उसमें आएंगे, उसका कंसेप्ट समझ लेंगे और तब फिर नेक्स्ट वाले में क्लास में हम लोग समझेंगे और बहुत ढेर सारा चीज़ समझेंगे। इसमें खूब ध्यान से समझना है, ठीक है। 5 4 3 2 1 करें, इसको डिलीट करते हैं। बहुत अच्छा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन। है ना, देखिए तो कैसे करेंगे इसको, सो देखिए। If two vectors are represented by, डिफाइन करते हैं पहले इसको। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram then the resultant is represented by, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram. Diagonal of the parallelogram whose initial point is the same, whose initial point is the same as the initial points of given vectors. ओके, नोट करिए इसको। कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram whose initial point is the same as the initial points of given vectors. इसी चीज को फिगर में ट्रांसलेट करके देखते हैं। कहते हैं मान लीजिए एक पॉइंट O है, यहाँ पर एक वेक्टर क्या है, ये वाला है। एक वेक्टर क्या है, ये मान लीजिए O है, ये है A है, और ये वेक्टर क्या है, सपोज करिए ए मानिएगा, चलिए वेक्टर A मान लीजिए।
और दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये है, देखिए ये है वेक्टर बी, या इसको बी मान लीजिए। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ये है, वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ए है। तो कहता है कि इस दोनों का सम, इस दोनों वेक्टर का सम, या इस दोनों वेक्टर के सम को क्या रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट कहाँ से मिलता है, इसको एक जो है बना दीजिए आप पैरेललोग्राम, है ना, ऐसे करके बना दीजिए पैरेललोग्राम। तो इसका जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, ये वाला नहीं, ये वाला वो डायगोनल जिसका कि इनिशियल पॉइंट, इस डायगोनल है ना, इसका इनिशियल पॉइंट, ये दोनों वही होगा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। ये ध्यान दे, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस दोनों वेक्टर का सम या रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल, उस डायगोनल से रिप्रेजेंटेड होता है जिस डायगोनल का भी इनिशियल पॉइंट वही है जो कि इस दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। यस, और यहां तक हो गया आपका। अब देखिए, ये वेक्टर बी है, पैरेलल शिफ्टिंग आप पढ़े हैं ना, ये भी वेक्टर बी होगा, समझ गए। और ये वेक्टर ए है, इसके पैरेलल शिफ्ट, इसको भी आप वेक्टर देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, है। अब पहले देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया, रिजल्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये वाला ये डी है, डी है कि सी है, ए बी सी है, सी, ठीक है ना। तो देखिए, तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए ये नहीं होगा रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। अब ये देखिए, ये जो वेक्टर ओ ए, ये वाला कितना आ गया, ये आर इक्वल टू आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ना हुआ। तो अब देखिए इस फिगर को देखिए क्लियर कट, तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमको। तो थोड़ा सा और, हाँ, तो क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट जो है क्या देख रहे हैं आप, इतना आया। अब देखिए ये वेक्टर बी है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए ओ ए सी में, ओ ए सी में देखिए आप, ओ ए सी में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ओ ए इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी आप देखते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। तो यही ना आप पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ में, देखिए ट्रायंगल लॉ यही दिखाता है, बोलिए। अगर आप इसको ऐसे करके देखते हैं तो ओएसी ट्रायंगल में क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। देखिए ट्रायंगल लॉ इसमें है कि नहीं, एंड ओ ए और ओ ए प्लस ओ बी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। देखिए ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए उसकी भी झलक मिल गई यहां आपको, वेरी गुड।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लॉ जो है ना, ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, क्या बोल सकते हैं, इट मे बी कंक्लूडेड दैट ना, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर इट मे बी कंक्लूडेड दैट, देखिए ना दोनों लॉ इसमें है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मे बी concluded that the two laws of vector addition यानी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन are equivalent to each other। देखिए, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जब हम लोग देखेंगे और सारा ढेर सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और हल्का हल्का एकदम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनाएंगे, और प्रॉब्लम रहेगा आपका हल्का हल्का प्रॉब्लम भी रहेगा, और उसके बाद जो है जेईई मेंस में या आईआईटी का एडवांस जो होता है उस लेवल का भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, जिससे कि बिल्कुल ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। हाँ, लेकिन समझना है खूब अच्छा से, अच्छी तरह से समझिए, कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। ओके, टिल देन इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। 5 4 3 2 1